नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपको बता दें कि इस बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे पीएम मोदी के मिशन साउथ की। आज किस अचूक निशाने वाले महारथी से सुसज्जित होगी भारतीय सेना? पुलवामा के शहीदों को देश कर रहा है नमन और 26 जनवरी को क्यों खौफ में था पाकिस्तान? इन खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक फ्रंट। साउथ पर आज चेन्नई पहुंचे पीएम मोदी ने देश की सेना को अचूक अर्जुन टैंक की सौगात दी। आज प्रधानमंत्री चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का भी शुभारंभ करेंगे। चेन्नई समुद्र तट और अट्टीपट्टू के बीच चौथी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। अर्जुन मार्क 1A के सेना में शामिल होने से सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में तैयार ये टैंक आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण भी है। 2.5 साल पहले टैंक ने नए संस्करणों की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। अर्जुन श्रेणी के काफी टैंक पहले ही पश्चिम रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है। DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी के मुताबिक बताया है कि इन 118 अर्जुन टैंक से सेना में बख्तरबंद कोर में 2 रेजिमेंट बनाई जाएगी। पीएम के चेन्नई दौरे को लेकर नेहरू स्टेडियम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। इधर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी अदियार इलाके में पीएम के भव्य स्वागत के लिए तैयार हैं। पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। पूरा देश 40 शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। पाकिस्तान की काराना हरकत का जवाब भारतीय वायुवीरों ने पाकिस्तान में घुसकर लिया था। साल 2019 के पुलवामा अटैक में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को आज पूरा देश याद कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि हम शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़े हैं। चीन के बंदरगाह MV अनास्तासिया पर पिछले कई महीनों में फंसे 18 भारतीय आज भारत लौटेंगे। कल जापान से सभी रवाना हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने चीन में भारतीय दूतावास और मेडिटेरियन शिप कंपनी के प्रयासों की सराहना की है। पाकिस्तानी पत्रकार मुबशर लुकमान ने खुलासा किया कि 26 जनवरी को पाकिस्तान खौफ में था। पाकिस्तान ने अफवाह फैला रखी थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दावा ये भी है कि पाकिस्तान फौज ने फ्रंट लाइन पर डिप्लॉयमेंट कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। त्रासदी के बाद चमोली में कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन? तपोवन टनल में फंसे मजदूरों के जिंदा होने की उम्मीद क्यों खत्म हो रही है? और उत्तराखंड में मौसम को लेकर क्या है नई चेतावनी? इन खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रेस्क्यू एट तपोवन। तपोवन से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। टनल में आज सुबह लगभग 130 मीटर के बाद 3 शव मिले हैं। शवों की पहचान इलेक्ट्रीशियन के रूप में हुई है। टनल में NDRF, ITBP समेत कई संस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। DM स्वाति भदौरिया ने शव मिलने की पुष्टि की। एक सवाल सिर्फ, कितनी बॉडीज रिकवर हुई है? यहाँ पे अभी 2 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। एक 4:45 AM पे, एक 5:50 AM पे रिकवर हो चुकी है। उनको मॉर्चुरी ले जाया जा चुका है। शवों के मिलने से तपोवन में मायूसी बढ़ने लगी है। NDRF की टीम के विकास गिरी ने ये शव बाहर निकाले। 4:30 बजे हमें फर्स्ट बॉडी दिखाई दी है और हमने अपने कमांडर को इन्फॉर्मेशन करके वो डेड बॉडी निकाली है सर। टनल के पास ही NTPC के कंपाउंड में एक टीन शेड बनाया गया है जहां पर मृतकों को लाया जा रहा है, जहां परिजन उनकी पहचान कर सकेंगे। जब तक परिवार वाले ना पहचान ले तब तक मृतकों के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक ऋषिगंगा आपदा में अब तक चमोली में 40 शव मिल चुके हैं। 164 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। टनल के अलावा रैणी समेत कई गांवों से लापता लोगों की भी तलाश जारी है। राहत और बचाव के साथ ही तपोवन आपदा में कई गांवों के कट गए संपर्क को जोड़ने काम सेना कर रही है। श्रीगंगा पावर प्रोजेक्ट से 100 मीटर आगे नदी की तरफ सेना ने अस्थायी पुल तैयार किया, जिससे 7000 की आबादी अब आ जा सकेगी। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में आज मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज से लगातार 3 दिन तक गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। अगर बर्फबारी और बारिश होती है तो चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी असर पड़ सकता है। ग्लेशियर फटने के बाद उत्तराखंड के चमोली के रैणी गांव के ऊपर बनी कृत्रिम झील का SDRF की टीम ने मुआयना किया। मुआयने के बाद SDRF अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। फिर भी सतर्क रहने के लिए पैंग, तपोवन और रैणी गाँव में SDRF की टीमें तैनात की गयी है। उत्तराखंड में ऋषिगंगा के ऊपर रौथुना नाले की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें झील का आकार पहले से बड़ा होता दिख रहा है। तस्वीर देखने से साफ पता चलता है कि झील पहले संकरी थी, लेकिन अब बड़ी दिख रही है।
किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों के लिए आपको हम दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस पर हिंसा मामले में टूल किट में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस का ऐलान, लखा का पता बताओ, 1 लाख इनाम पाओ। किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट देखिए टॉप 9 आंदोलन @महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसान नेता राकेश टिकैत ने देश भर में ट्रेन रोको अभियान चलाने की बात कही है। आज आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए महापंचायत की जा रही है। पूरा भारत में ट्रेन रोकेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में घूम घूम कर किसानों को जगाने का ऐलान करने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज हरियाणा के करनाल के इंद्री में किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने कल बहादुरगढ़ में हुई किसान पंचायत में कहा, हम न पंच बदलते हैं न मंच, कानून वापस लेने पर ही हमारी घर वापसी होगी। देश भर में आज कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। किसान पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर शहीद हुए जवानों और किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को कैंडल मार्च और मशाल जुलूस के जरिए श्रद्धांजलि देंगे। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों पर विवादित बयान देने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने यू टर्न लेते हुए अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। पंजाब में आज निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसमें किसान आंदोलन का असर देखने को मिल सकता है। 8 नगर निगम, 9 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कांग्रेस, अकाली, बीजेपी समेत सभी प्रमुख पार्टियां मैदान में हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने वाले लखबीर उर्फ लखा सिधाना की गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज हो गई है। सिधाना की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल की पुलिस पंजाब, हरियाणा और एनसीआर में तलाश कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान अब तक लापता हैं, जबकि 14 एफआईआर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को फर्जी मुकदमे में फंसाने और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दीक्षा रवि को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार किया। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडर्स में दीक्षा रवि शामिल रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है। सुबह सुबह चाय नाश्ते के लिए दिखने वाली भीड़ भी कम हो गई है। अलाव के सहारे ठंड से मुकाबला करते टेंटों में ज्यादातर बुजुर्ग किसान ही डटे हुए नजर आ रहे हैं। इधर बंगाल में कहां हुआ बीजेपी नेताओं पर बम से हमला, क्यों नजरबंद किए गए उमर और फारूक अब्दुल्ला, और कहां आतंकियों ने लोगों को दी गांव छोड़ने की धमकी। राष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 @देश। चुनावी समर से पहले ही बंगाल की धरती रक्त रंजित होने लगी है। अब शुभेंदु अधिकारी के करीबी बीजेपी नेता पर बम से हमला किया गया। बीजेपी नेता बाबू मास्टर बशीरहाट से कोलकाता लौट रहे थे जब उन पर अटैक हुआ। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थम नहीं रही है। कोलकाता में बीजेपी नेता फिरोज कमल हाजी पर बम से हमला किया गया। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बम फेंकने वाले अब तक बाहर हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक नारेबाजी का दौर जारी है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा कि जैसे अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए बंगाल से वंदे मातरम के नारे की शुरुआत हुई थी, वैसे ही ममता सरकार को हटाने के लिए जय सियाराम के नारे की शुरुआत हुई है। एक बार फिर नजरबंद किए गए पूर्व सीएम उमर और फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस के घर में बंद किया गया। पूरे परिवार को घर में कैद किया गया। सूत्रों के मुताबिक फारूक गांदरबल और गुलमर्ग जाने वाले थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के शिवसागर में आज एक जनसभा को संबोधित कर पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि हमने शिवसागर में मेगा रैली के लिए सारे इंतजाम किए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ग्रामीणों को आतंकवादियों ने गांव छोड़ने की धमकी दी है, जिसके चलते गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। लोगों के मुताबिक 7-8 लोगों ने गांव में गोलीबारी की और गाड़ियां भी तोड़ दी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,194 नए मामले मिले हैं, तो वहीं 11,106 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। साथ ही 92 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अब देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,37,567 रह गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 29 पैसे बढ़कर 88 रुपए 73 पैसे है, तो वहीं डीजल 32 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 79 रुपए और 6 पैसे प्रति लीटर है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। कई इलाकों में AQI 300 से ज्यादा है। शीतलहर से लोगों को राहत मिली है। हालांकि आज सुबह भी दिल्ली में स्मॉग का असर देखने को मिला। इधर सीएम योगी ने यूपी के 2.5 लाख लोगों को दी बड़ी राहत। कहां सड़क हादसे में हुई 13 लोगों की मौत और कहां लगी समुद्री जहाज में भीषण आग।
यूपी में योगी सरकार के एक फैसले के बाद करीब 2.5 लाख लोगों के चेहरे खिल उठे। दरअसल योगी सरकार ने आम लोगों पर लॉकडाउन के दौरान दर्ज उल्लंघन से जुड़े केसेस को वापस लेने का फैसला किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला थाना पर ही पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने के लिए पहुंची पुलिस पर भी वार कर दिए गए। हमले में महिला थाना प्रभारी नीरू समेत 2 जवान घायल हो गए। पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के दौरान ये वारदात हुई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आज सुबह मदरपुर गांव के पास यह हादसा बस और ट्रक की टक्कर से हुआ। घायलों का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। आजमगढ़ के केशवपुर के पास भीषण सड़क हादसे में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। अन्य 4 की हालत गंभीर है। सभी को वाराणसी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। गोरखपुर में काम कर रहे ये सभी वाराणसी लौट रहे थे। पटना में कार शोरूम से गाड़ी निकालने के दौरान चालक ने कर्मचारी को ही कुचल दिया, जिससे कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शोरूम का घेराव कर हंगामा कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होते देख रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सिटी डीएसपी और एसडीओ ने परिजनों को समझाया। घटना के बाद से ही ड्राइवर फरार है। मध्य प्रदेश के पन्ना में वन माफिया ने 3 वन कर्मियों पर अटैक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस वन कर्मियों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। मुंबई से 170 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक आपूर्ति जहाज रोहिणी में आग लग गई। इस हादसे में चालक दल का एक सदस्य बुरी तरह झुलस गया, जबकि 3 नौसैनिक इंजन रूम में फंस गए। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज और विमान आग बुझाने में जुटे हैं। धुएं और आग की लपटों के कारण बचाव दल को रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। गुजरात के अहमदाबाद में बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम संस्था ने सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस मौके पर सीएम रूपाणी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के शांतिपूर्ण प्रस्ताव के कारण शुरू हो पाया। स्पीति के संगम में स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस मौके पर अलग अलग गांव के कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा तीरंदाजी, पारंपरिक वस्तुओं की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पर्यटकों ने स्नो फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठाया। कहां सुसाइड बॉम्बर ने गलती से ढेर किए 21 फिदायीन। अफगानिस्तान में कहां मारे गए तालिबान के 30 आतंकी और इजरायल अमेरिका के बीच किस बात को लेकर हो रही है तनातनी। बारूदी बिसात से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बारूदी विश्व। ग्लोबल विलन चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल चीन के ठिकानों को बुरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। इराक में एक आईएसआईएस के आतंकी की गलती की वजह से 21 फिदायीनों की मौत हो गई। दरअसल कार में बैठे आतंकी ने कार का हॉर्न बजा दिया। उसे पता नहीं था कि कार का हॉर्न मीटिंग में बैठे सुसाइड बॉम्बर से कनेक्टेड है। हॉर्न बजते ही ब्लास्ट हो गया। अफगानिस्तान के दौलताबाद जिले के एक मस्जिद में बम बनाने के दौरान हुए जोरदार धमाके में कम से कम 30 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। धमाके में मारे गए 30 आतंकियों में से 2 तालिबान के कमांडर थे। इसमें 11 आतंकी घायल हो गए। 18 गाड़ियां भी इस धमाके में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयीं। अफगानिस्तान की सेना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अमेरिका ने इजरायल के विमानों के अमेरिका में लैंडिंग पर बैन लगाने की धमकी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर उनके विमान को इजरायल से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई तो वो भी इजरायल के विमान को अमेरिका में नहीं उतारने देंगे। अमेरिकी प्रशासन ने इजरायल पर कोरोना को वजह बताकर उनके विमानों पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। जेरूसलम में पीएम निवास के बाहर सैकड़ों लोगों ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के केस में नेतन्याहू का ट्रायल चल रहा है, इसलिए उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। 23 मार्च को इजरायल में दोबारा चुनाव होने हैं। साइप्रस में कोरोना काल के दौरान हुए भ्रष्टाचार और लॉकडाउन लगाने के विरोध में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार और आंसू गैस की गोली छोड़कर उन्हें काबू करने की कोशिश की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया है। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के बाहर लोगों ने सेना के खिलाफ नारे लगाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार आंग सान सू की और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग की। म्यांमार के प्रवासी लोगों ने यूएन से लोकतंत्र की रक्षा करने की मांग की। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों का मुकाबला करने के लिए सेना ने अपने कुछ समर्थकों को भी सड़क पर उतार दिया है। यांगून में सड़कों पर एक तरफ ट्रकों और दूसरी गाड़ियों में सवार लोगों ने सेना के समर्थन में नारे लगाए, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की बहाली की मांग में लोग मार्च कर रहे थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोकतंत्र समर्थकों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बैंकॉक में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई। लोग राजशाही के संविधान में बदलाव करने की मांग के साथ उसे जनता के प्रति और जवाबदेह बनाने की मांग कर रहे हैं।
महाभियोग में ट्रंप को कैसे मिली बड़ी राहत? ऑक्सफोर्ड में किसने किया भारत का नाम रोशन? और कहां-कहां जारी है बर्फबारी का भीषण कहर? दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। महाभियोग केस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। दूसरी बार महाभियोग ट्रायल में ट्रंप बरी हो गए हैं। उनके विपक्ष में 57 और पक्ष में पड़े 43 वोट। महाभियोग के लिए 67 वोट जरूरी थे। 7.1 तीव्रता के भूकंप से पहले जापान में करीब 10 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप के कारण 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तगड़े झटकों के बाद ट्रेनों की आवाजाही पर भी फर्क पड़ा है। कोरोना की उत्पत्ति चीन में ही हुई है। इसकी जांच पिछले कई हफ्तों से WHO की टीम वुहान में कर रही है। अब अमेरिका और WHO एक्सपर्ट्स ने चीन से कोरोना के शुरुआती दौर के डेटा की भी मांग की है ताकि जांच में तेजी लाई जा सके। कोरोना के बाद पश्चिम अफ्रीका के गिनी में इबोला वायरस के 2 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। WHO चीफ ने इसकी पुष्टि की है। खतरे को भांपते हुए देश में संदिग्ध मरीजों की जांच शुरू कर दी गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस में दूसरे देशों की इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगाने का उनका कोई इरादा नहीं है। सिर्फ देश विरोधी और विपरीत परिस्थितियों में ही बैन का फैसला लिया जा सकता है। भारतीय मूल की कर्नाटक की रहने वाली रश्मि सामंत को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की अध्यक्ष चुना गया है। रश्मि सामंत इस पद को पाने वाली पहली भारतीय महिला है। सामंत विश्वविद्यालय के लिनाक्री कॉलेज से ऊर्जा प्रणाली विषय पर MSc कर रही हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकियों ने राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया। परिसर के बाहर आतंकियों ने कार में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। इस ब्लास्ट में एक आत्मघाती हमलावर की मौत हो गई और 7 नागरिक घायल हो गए। माना जा रहा है कि आतंकी सोमालिया में होने वाले आम चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। बेरूत में मिलिट्री ट्रिब्यूनल कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों और सशस्त्र सुरक्षा बलों के बीच हिंसक टकराव हुआ। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया। हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शनकारियों ने त्रिपोली में कैद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की। ब्रिटेन में इस साल सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी ने कई इलाकों में लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। सड़कों पर जमी बर्फ के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।